आज है 5 मार्च गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। आज के अंक में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे गर्म और तनावपूर्ण क्षेत्र हिंद महासागर की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग अब भारत की दहलीज तक आ पहुंची है। श्रीलंका के तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया है, जिसमें 80 से ज्यादा नाविकों की जान गई है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या के 6 दिन बाद आखिरकार भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे खाड़ी देशों में छिड़ी यह जंग आपकी रसोई में जलने वाली गैस को महंगा कर सकती है। घरेलू राजनीति में बिहार से बड़ी खबर है, जहां नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का संकेत देते हुए राज्यसभा का रुख किया है, तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बाद बदलाव की उम्मीद में वोट डाले जा रहे हैं। इन सभी खबरों का विश्लेषण करेंगे, सीधे, स्पष्ट और तथ्यपूर्ण अंदाज में। सबसे पहले बात समुद्र में मची उथल पुथल की। श्रीलंका के तट के पास एक बड़ी सैन्य घटना में अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा दागे गए टॉर्पीडो हमले में ईरानी युद्धपोत आईएनएस डेना डूब गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना श्रीलंका के दक्षिणी बंदरगाह शहर गाले से लगभग 19 नॉटिकल मील दूर हुई। इस हमले में कम से कम 87 लोग मारे गए हैं। द टेलीग्राफ वेब डेस्क के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका को इस हमले का कड़वा पछतावा होगा। उन्होंने जानकारी दी कि यह युद्धपोत भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित मिलन 2024 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेकर लौट रहा था और एक मेहमान जहाज था। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने पेंटागन में इस हमले की पुष्टि करते हुए इसे एक खामोश मौत बताया है। इस घटना ने भारत की कूटनीतिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टॉकिंग न्यूज़ विद निधीश के अनुसार यह हमला भारत के बेहद करीब हुआ है, फिर भी भारत की प्रतिक्रिया में देरी देखी गई। हालांकि एक्सप्रेस वेब डेस्क के अनुसार भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को, यानी घटना के 6 दिन बाद, नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास जाकर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील दोहराई है। मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स को भी पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिकी नौसेना ईरान पर हमला करने के लिए भारतीय बंदरगाहों का उपयोग कर रही है। सरकार ने इसे अमेरिकी चैनल ओएएन का फर्जी दावा बताया है। इस युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्लूमबर्ग के इंडिया एडिशन न्यूज़लेटर में पत्रकार मेनका दोषी लिखती हैं कि एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन भारत के पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि ईरान पर हमले से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी इजराइल में क्यों थे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सीनियर रिसर्च फेलो श्रीनाथ राघवन ने मेनका दोषी को बताया कि यह भारत का एक बेहद लापरवाह कदम है, जिसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनका मानना है कि भारत अब संतुलन बनाने के बजाय पूरी तरह से हमलावर गुट के साथ खड़ा दिख रहा है, जिससे खाड़ी देशों में भारत की विश्वसनीयता और वहां काम करने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। खाड़ी में चल रहा ये युद्ध अब आम भारतीय की जेब पर असर डालने वाला है। पत्रकार परन बालाकृष्णन की रिपोर्ट के अनुसार यदि हॉर्मुज़ जलमरुमध्य में टैंकरों की आवाजाही बाधित रहती है, तो भारत में रसोई गैस यानी एलपीजी की भारी कमी हो सकती है। कैप्ला के प्रमुख शोध विश्लेषक सुमित रितौलिया ने बताया कि भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का लगभग 85% आयात करता है, जो इसी रास्ते से आता है। भारत के पास कच्चे तेल का भंडार तो है, लेकिन एलपीजी का रणनीतिक भंडार नहीं है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पैनिक बुकिंग से स्थिति और बिगड़ सकती है। वहीं सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि इस संकट के बीच भारत ने फिर से रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है और रूसी तेल से लदे 2 टैंकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। युद्ध की आंच भारतीय नागरिकों तक भी पहुंच गई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर स्काईलाइट पर हुए हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। इनकी पहचान बिहार के कैप्टन आशीष कुमार और राजस्थान के दलीप सिंह के रूप में हुई है। हमला इतना भीषण था कि केवल उनकी हड्डियां बरामद की जा सकीं। इसके अलावा मुंबई के एक 33 वर्षीय नाविक दीक्षित सोलंकी की भी हॉर्मुज़ जलमरुमध्य में एक मिसाइल हमले में जान चली गई है। अब रुख करते हैं देश की राजनीति का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके साथ ही उनके राज्य की राजनीति से विदा लेने की अटकलें सही साबित हुईं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आए।
इस फैसले से नाराज जदयू समर्थकों ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की और कुर्सियां फेंक दी। उनका कहना है कि वे नीतीश को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने जदयू को पूरी तरह खत्म कर दिया है और अब वो अपने किसी प्रॉक्सी को मुख्यमंत्री बनाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे जनादेश के साथ विश्वासघात बताया है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में लोकतंत्र एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हिंसक विरोध प्रदर्शनों और प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के लगभग 6 महीने बाद नेपाल में नई संसद चुनने के लिए मतदान हुआ है। कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने बताया कि मतदान लगभग 60% रहा और यह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस चुनाव में युवाओं के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पारंपरिक दलों को कड़ी टक्कर दे रही है। पहली बार वोट देने वाली एक युवा मतदाता लुनवा ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वो उन बलिदानों के बदले एक बेहतर नेपाल देखने की उम्मीद में वोट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया है कि उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये साबित करता हो कि संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर या पूर्व संरचना को गिराकर किया गया था। एक आरटीआई के जवाब में एएसआई ने कहा कि 1920 में जब मस्जिद को संरक्षित किया गया था तब से लेकर अब तक उनके पास जमीन के मालिकाना हक या तोड़फोड़ का कोई दस्तावेज नहीं है। ये बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल इसी दावे को लेकर हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। आरटीआई से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन के शिवमोगा और बेलगावी दौरे पर सरकारी खजाने से 33 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। आरटीआई कार्यकर्ता मंजुनाथ हिरेचौटी द्वारा निकलवाए गए दस्तावेजों से पता चला है कि केवल 1800 बसों के किराए पर करोड़ों रुपये खर्च हुए। आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को चुनावी प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए और करदाताओं के पैसे की ऐसी बर्बादी पर रोक लगनी चाहिए। ओडिशा के सुंदरगढ़ में आदिवासियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। मकतूब मीडिया के लिए पत्रकार निकिता जैन की रिपोर्ट बताती है कि डालमिया सीमेंट कंपनी द्वारा खनन विस्तार का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और उनकी 28 एकड़ कृषि भूमि पर कथित तौर पर कब्जा कर लिया गया है। उधर मीडिया की जवाबदेही पर भी सवाल उठे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने भारतीय टीवी चैनलों को फटकार लगाई है जिन्होंने बहरीन के एक पुराने वीडियो को दुबई पर हुआ ड्रोन हमला बताकर चलाया था। इसके बावजूद कई चैनलों ने अब तक यह वीडियो नहीं हटाया है। आखिर में द इंडियन एक्सप्रेस में असद रहमान लिखते हैं कि अयातुल्ला खामेनेई की मौत से भारत का शिया समुदाय गहरे सदमे में है। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक शिया समुदाय उन्हें न केवल एक राजनीतिक नेता बल्कि एक धार्मिक सर्वोच्च गुरु मानता था और उनकी हत्या को पूरे समुदाय पर हमला मान रहा है। तो ये था आज का हरकारा। खबरों का यह सिलसिला यहीं थमता है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे अगले अंक में कुछ और कड़वी मीठी सच्चाइयों के साथ। आप हमें सुन सकते हैं सबस्टैक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर और ब्लू स्काई पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।